हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है यहाँ आप देख पा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर। और सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का सेशन जो है बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मैं आपको आश्वासन देता चलूँ कि आज के इस क्लास को हम लोग इतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ भी आपके माइंड से बाहर जाने वाला नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे जीवन में भागम भाग की तरफ भाग रहे हैं, वैसे ही पढ़ाई में भागना चाहते हैं। कितना जल्दी खत्म कर ले, कितना जल्दी खत्म कर ले। फिर तो कोई भी चीज जो सब्र के साथ, चाहे आप भोजन बनाए या फिर कोई कार्य करें, जो कार्य सब्र के साथ की गई होती है बड़ा ही मीठा होता है। ये आप सबको पता है। तो जस्ट यही कुछ होने वाला है आज भी। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा क्लास जरूर देखें। एक बार पूरा देख लिए तो फिर तो इसके बाद से कभी इस क्लास को छोड़ने वाले हैं नहीं आप। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। आखिर ये क्यूबा है क्या? तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। ओके, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ये जो है रशिया है, ये आप देख रहे हैं, ये रशियन एम्पायर है। और यहाँ तो अपना जो है इंडिया है, ये सबको दिख रहा है। ये आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। ठीक है, मे बी की थोड़ी सी आपको राइटिंग में समस्या आ सकती है, क्योंकि न्यू सिस्टम है और इसका पेन अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है। तो फिलहाल फिंगर के द्वारा ही समझा रहे हैं। यहाँ पर आप एक देश देख रहे हैं, क्यूबा दिख रहा होगा। अब इस क्यूबा को थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर से घेर दे रहे हैं, ताकि बाकी जो चीजें समझानी है मैं अच्छे से समझा सकूं। अब मान लीजिए कि ये अमेरिका और ये रशिया, इन दोनों में अगर अटैक हो रहा है तो होगा क्या कि अभी तो वर्तमान में दोनों को वही डिस्टेंस मिलेगी अटैक करने के लिए। जो डिस्टेंस अमेरिका को रशियन के ऊपर मिसाइल दागने पर लगेगा, वही डिस्टेंस आपको रशियन को भी ट्रेवल करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने एक देश देखा था, क्यूबा, होता क्या है कि रशियन यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा बनाते हैं। सिंपल बात है, अगर यहाँ पर सैन्य अड्डा बन जा रहा है तो यहाँ से अमेरिका पर अटैक करना बहुत आसान है। यानी कि पहले के अपेक्षा रशियन आर्मी अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ से ये बड़ा तेजी से अटैक कर सकते हैं, और जितनी घात ये पहले से पहुंचा सकते थे उसके कई गुना ज्यादा अब पहुंचाएंगे, क्योंकि अब ये यहाँ आकर बस चुके हैं और यहाँ से ये अटैक करेंगे कहाँ? यूएस पर। लेकिन यूएस को रशिया पर अटैक करने के लिए इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो आजकल दोस्तों जितने भी कंट्री है ना, यही खेल खेल रहे हैं। जैसे अमेरिका अगर इंडिया पर अटैक करना चाहे तो फिर ऐसे करना होगा। बट यहाँ पर एक देश है, आप जानते हैं, बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश से अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं यहाँ का खेल। इसने सैन्य अड्डा खोलने के लिए जगह मांगा। किसने? अमेरिका ने। बट ये बांग्लादेश ने मना कर दिया। अब अगर अमेरिका यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा खोल दे, यहाँ तक कि चाइना भी
यहाँ हेल्प लेना चाह रहा है। अब इस इलाके को आप देखें तो देखिए, ये जो बांग्लादेश है, बिल्कुल भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। और यहाँ अगर कोई देश आकर बैठ जाए तो फिर तो भारत पर अटैक करने में उसको समय कहाँ है। तो ये चाइना और अमेरिका वाले यहाँ भी वही चीज़ चाह रहे हैं। तो सेम यही कुछ कांड हुआ था इस टाइम में, जब रशिया आपको क्यूबा के एक क्षेत्र पर क्या किया था, सैन्य अड्डा खोला हुआ था। तो इससे तो अमेरिका जो है तिलमिला ही उठेगा। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय पूरे विश्व में दो ही महाशक्ति उभर कर आते हैं, एक तो आपको अमेरिका और दूसरा रशिया। तो कहानी पहले आपको यहाँ से ही समझनी थी, जो मुझे लगता है कि शायद अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये चीज तो आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या चीज है कि ये जो क्यूबा है अमेरिका के तट से लगा हुआ है। पहली बात ये आपने यहाँ पर देखा, ये जो क्यूबा है, आप यहाँ देखिए यही क्यूबा था और ये अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है। तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। आपने देखा था कितना छोटा देश है, जिसका झुकाव हमेशा से सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। जब हम लोग बात कर रहे हैं शीत युद्ध की, उस समय रशिया के जो लीडर हैं वो कौन है, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव। ओके, अब एक एक चीज पहले याद करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी आपको चैप्टर भी समझ में आएगी और मजा भी आएंगे। तो रशिया का संबंध किससे है, क्यूबा से है। किससे है, क्यूबा से। क्यूबा किससे कनेक्टेड है, अमेरिका से, यूएसए कह दीजिए। अमेरिका से कनेक्टेड कौन है, क्यूबा। क्यूबा पर सैन्य अड्डा कौन बना रहा है, रशिया बना रहा है। उस समय रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, निकिता क्रुश्चेव। कौन है, निकिता क्रुश्चेव। हालांकि उस समय ये मुख्य नेता भी थे वहां के। अब याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल माइंड में रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा चाहिए। आप अगर यहाँ बहुत जल्दीबाजी में पढ़ने आए हैं तो फिर तो दिक्कत है। क्रुश्चेव से याद रखिएगा कि उसको ये खुरचने वाला है। खुरचने वाला, क्या करने वाला है, खुरचने वाला है। तो यूएसए है और क्रुश्चेव इसको खुरचने वाला है। मतलब जब ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय अमेरिका तो परेशान था रशिया से, बट रशिया में उस समय नेता कौन थे, तो वह नेता जो यूएसए को खुरच सकता था, क्रुश्चेव। कौन था, क्रुश्चेव। ये याद रखना है। ओके, तो क्रुश्चेव के बारे में हम लोग समझ लिए कि ये क्रुश्चेव हुआ है जो खुरच रहा है, और कब खुरच रहा है, जब शीत युद्ध की समय है। शीत युद्ध क्या होता है पहले ये भी समझ लेते हैं। शीत युद्ध का मतलब होता है दोस्तों, जब दो देश आपस में लड़ाई करे, बस केवल ताना तानी हो, ऐसे लगे जैसे अब स्टार्ट हो जाएगा वार दोनों के बीच में। अभी केवल यहाँ के नेता इसके ऊपर, यहाँ के नेता इसके ऊपर धमकियां, बहुत सारी ऐसी चीजें दे रहे हैं, तो फिर इसको कहा जाता है शीत युद्ध। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का अभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है। तो शीत युद्ध हो रहा है और उस समय क्रुश्चेव है रशिया का। उस समय क्यूबा का राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो था। कौन सा, फिदेल कास्त्रो। तो यहाँ पर तीन जगह थे, एक रशिया, ठीक है, जिसके क्रुश्चेव हो गए, क्रुश्चेव हो गया। दूसरा हमने देखा क्यूबा, जो कि अमेरिका के बिल्कुल बगल में है। और
इसके राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो। अब कैसे हम इसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्रुश्चेव तो वह है जो खुरच रहा है अमेरिका को, और अमेरिका को खुरचने का पावर रशिया के पास ही है, तो ये रशिया के उस समय के नेता हो गए। बात करते हैं फिदेल। तो देखिए, फिदेल कास्त्रो को याद रखिएगा कि कास्त्रो से यहाँ पर है क्रुश्चेव, और क्यूबा में जाकर के अटैक करने वाले हैं अमेरिका पर। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है, फिदेल कास्त्रो। अब आप लोग कास्त्रो को याद रखिएगा गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब क्या, एक चीज तो आप जानते होंगे, लोगों को जब गैस्ट्रिक होता है तो कितना समस्या होता है, तो ये कास्त्रो को बना लीजिए आप लोग गास्ट्रो, गैस्ट्रो। ओके, तो ये गैस्ट्रो यानी कि एसिडिटी था, ये एसिडिटी यानी कि गैस, किसके लिए, अमेरिका के लिए। ओके, तो अब हम कैसे याद रखेंगे, चलिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल एक एक करके हम लोग समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हुआ रशिया, रशिया वाला खुरचेगा, तो क्रुश्चेव हुआ, कौन हुआ, क्रुश्चेव। रसिया का दोस्त कौन उस समय, क्यूबा, तो ये क्यूबा से बोलेगा, क्यूबा ये अमेरिका को थोड़ा सा गैस वगैरह कर यार, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, तो गैस्ट्रो या कास्त्रो, बस इस जी को सी बना दीजिए, कास्त्रो हो गया। तो आपको बता दें कि उस समय क्यूबा में कौन हो गया राष्ट्रपति, कास्त्रो या कास्त्रो, ठीक है। बात है 62 की, एक एक पॉइंट माइंड में रखना है दोस्तों। हमने देखा क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव और फिदेल कास्त्रो, बस ये क्रुश्चेव और ये कास्त्रो याद रखेंगे, वहीं काफी है। याद इसलिए करना जरूरी है ताकि आप ऑब्जेक्टिव लगा सकें एग्जाम में। तो 62 में क्या हो रहा है कि क्रुश्चेव में नहीं, यहाँ पर ने होगा, क्रुश्चेव ने, यानी कि क्रुश्चेव कौन खुरच रहा है, रशिया क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करते, मतलब मैं वही चीज बता रहा था कि ये अमेरिका, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप क्यूबा, और ये आपको रशिया, रशिया क्या करता है, इस क्यूबा पर अपना एक सैन्य अड्डा खोलता है और यहाँ पर परमाणु मिसाइल तैनात कर देता है। परमाणु मिसाइल तैनात जब करता है तो सिंपल बात है कि भैया अमेरिका में तो मचेगी अब गैस्ट्रो, सभी को होगा गैस, कास्त्रो। यहाँ के राष्ट्रपति कास्त्रो हैं, ये अलाउ कर देते हैं रशियन को कि आप यहाँ पर अपना परमाणु मिसाइल तैनात कर सकते हैं। अब ये तो कर देते हैं, तो इधर से अमेरिका बहुत ही मतलब धमकी भरे लहजे में इसको बोलता है कि भाई साहब आप यहाँ से मिसाइल हटा लो, अन्यथा हम लड़ाई चालू कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पर समझने की बात है, क्या रशिया हटाएगा? देखिए अमेरिका के पास ये छोटा द्वीप और ये रशिया, उस समय पूरे विश्व में ये दो देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे, यानी कि कहें तो परमाणु संपन्न देश थे। और मान लेते हैं कि ठीक है ये यहाँ से इसको अटैक कर रहा है, मानते हैं इसका जो नुकसान है वह ज्यादा होगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये भी तो अटैक करेगा रशिया पर, और थोड़ी कम ही सही पर नुकसान तो इसका भी होगा। यानी कि पहले ये जितना पावरफुल था अब उतना पावरफुल तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका इसे तो कुछ न कुछ स्तर पर जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए युद्ध तो करने से ये भी डरता था, बस यहाँ पर अपना ये परमाणु मिसाइल
मतलब ये करके तैनात करके अपना पावर दिखाना चाहता था पूरे विश्व में कि हम क्या हैं और अमेरिका के कितने करीब जा सकते हैं और किस प्रकार से उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं कि रशिया भी अटैक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अटैक करने के पहले 10 बार सोचना है। मान लीजिए कि आपसे थोड़ा अगर कम जापान है, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे के अटैक में ये ज्यादा बर्बाद होता है, ये थोड़ा कम होता है, बट कुछ तो होगा और जितना होगा हो सकता है कि उसके बाद जापान इस पर आगे निकल जाए, तो फिर तो ये भी गया ना। इसलिए कभी भी दो देशों की लड़ाई इतनी आसान होती नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर की चीजें यही थी कि अब अमेरिका और रूस में, अमेरिका और रशिया के बीच में कुछ संधि होते हैं, जैसे कि परमाणु हथियार जो है वो ज्यादा, अब ये जो अस्त्र है उसका परिसीमन किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, कोई भी देश ज्यादा मतलब अस्त्रों का खास करके परमाणु परीक्षण ना करे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ये लोग संधि किए और फाइनली जो था, जो क्यूबा पर एक मिसाइल संकट जो छाया हुआ था वो समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, क्यूबा मिसाइल अटैक। ओके, तो ये आप लोग बेहतर समझ लिए कि क्यूबा अमेरिका के पास है, क्यूबा का झुकाव रशिया से रहता है, रशिया के उस समय क्रुश्चेव होते हैं। कौन? क्रुश्चेव। और इसका तो कास्त्रो होता है, क्यूबा का कास्त्रो होता है, और ये इस पर ला करके और मिसाइल तैनात कर देता है, जिस वजह से अब ये इसमें मैप है जो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इसके साथ ही साथ मिलेगा आपको नोट्स के साथ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 97087598, सॉरी ये 5 है, 59889 पर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा लोग। चलिए, तो बात करते हैं, ये तो मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दिया हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। अब यहाँ पर एक क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मतलब शीत युद्ध तो ऐसे छोटा मोटा है, हम तुमको उड़ा देंगे, हम तुमको तो बहवा देंगे, जो भी है, ठीक है। ये शीत युद्ध लास्ट स्टेज में कब पहुंचता है? जब क्यूबा में मिसाइल तैनात कर देता है रशिया, तो उसी समय ये चरम बिंदु भी होता है, क्योंकि इसके आगे कुछ बढ़ता नहीं है। अमेरिका भी थोड़ा सा झुकने के लिए, कुछ संधियां करने के लिए तैयार होता है। रशिया भी सोचता है भैया कौन सा हमें उड़ती तीर लेनी है। तो ये दोनों फाइनली क्या करते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं और ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वह समाप्त होता है। बात करें तो पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। अब पश्चिमी कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। ले लेते हैं हम वर्ल्ड मैप और फिर यहां से हम आपको समझाते हैं यहाँ पर पश्चिमी का मतलब क्या है। देखिए, ये है आपको यूरोप, यूरोपीय देश है, ये समझ ही रहे हैं, यूरोपीय देश। और ये हो गया आपको एशिया, आप समझ रहे हैं, एशिया हो गया। ये हो गया आपको उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये महादेश है। तो अगर हम इस यूरोप को दो भाग में बांटें तो कभी भी हमारे दाएं के तरफ पूरब होता है, याद रखिएगा। तो ये होगा पूर्वी यूरोप और ये होगा पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका के कांटेक्ट में था, मतलब ये अमेरिका की तरफ झुकाव रखते थे। और पूर्वी यूरोप जो थे वो किसके तरफ झुकाव रखते थे, रशिया के तरफ। बाकी तो आप समझ रहे हैं, समझ ही गए। अब यहाँ पर जब भी हम पश्चिम की बात करेंगे, यानी कि सूरज के ढलने की दिशा की, पश्चिमी की बात करेंगे तो आप अमेरिका के साथ दिखेंगे। जब भी बात करेंगे पूर्वी का, तो पूर्वी के टाइम में आप किसके साथ दिखेंगे, रशिया के साथ। तो यहां पर वही चीज मिल रहा है
कि जो पश्चिमी गठबंधन था, कौन सा गठबंधन? पश्चिमी गठबंधन। जो पश्चिमी गठबंधन है उसका अगुवा अमेरिका था, मतलब सबको आगे लेकर चलने वाला। जबकि पूर्वी गठबंधन की बात करें तो उसका अगुवा सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी कि इसी को आज हम रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रशिया। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई। अब जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि एक तो धुरी राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। बाकी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर चिंता किए तो फिर पढ़ाई समझ में नहीं आया। होता है ना कि अगर दो चीजें हैं तो एक याद करें। जैसे मैं बोलूं कि अमेरिका धुरी राष्ट्र में था या मित्र राष्ट्र में था, तो अगर एक को याद किए हैं तो आपको पता है कि हमको मित्र राष्ट्र याद है और ये मित्र में नहीं आता है, तो मतलब सिंपल बात, कहाँ है? धुरी में है। तो हम मित्र को लेकर के आपको एक चीज बता दे रहे हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो एज अ गर्लफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड याद रखिएगा, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड ही याद रखिए, हटाते हैं इसको, हटाइए। एज मतलब के रूप में, बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड, एज बीएफ। इसे याद कर लीजिए अमेरिका को, ये मित्र राष्ट्र की बात हो रहा है। मित्र बॉयफ्रेंड मतलब, मित्र मतलब क्या? बॉयफ्रेंड, तो एज बॉयफ्रेंड याद रखिएगा, पूरे देश आपको याद हो जाएंगे। एस से हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि उसी को आज हम कहेंगे रशिया। यानी कि देखिए उस समय ये रशिया अमेरिका सब साथ में ही थे, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त होता है विश्व युद्ध, उसके बाद ये दो महादेश बनकर, सॉरी महादेश बोल रहा है, मतलब महाशक्तिशाली देश बनकर के उभरते हैं और फिर आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय की बात करते हैं मित्र राष्ट्र की, तो उस समय मित्र राष्ट्र में मित्र किसकी तरह होना चाहिए? बीएफ की तरह, एज अ बीएफ, बॉयफ्रेंड की तरह। जहां ए से हो जाएगा आपको अमेरिका, एस से हो जाएगा रशिया, सोवियत संघ याद रखिएगा, सोवियत संघ। बी से ब्रिटेन, आप जानते हैं ब्रिटेन, और एफ से फ्रांस। तो चलिए थोड़ा सा इन लोगों को हम देखते हैं मैप पर कि ये कहाँ कहाँ के लोग मिल करके किसके किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। थोड़ा सा आज हम आपको लेके चलते हैं विश्व युद्ध में। ये ध्यान से समझिएगा। ये अमेरिका, ठीक है, ये रसिया क्या था? एज अ बीएफ। अमेरिका सोवियत संघ यानी कि रशिया हो गया। ब्रिटेन चाहिए अब आपको, तो चलिए हम आपको बताते हैं ब्रिटेन, यानी कि उसको कहते हैं यूके, ये है। अब फ्रांस को ले लेते हैं, ये है। मतलब अब आप समझिए कि इतना बड़ा देश, और ये लोग एक तरफ से हैं, दूसरी तरफ कौन कौन है ध्यान समझिएगा। दूसरी तरफ हो जाते हैं एक तो जापान, एक तो इटली। इनको अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, ओके, थोड़ा बेहतर दिखेगा। जापान, एक तो हो जाता है आपको इटली, एक हो जाता है जर्मनी, ठीक है। अब आप देखिए ये ब्लू वाले कितने छोटे छोटे हैं और मात्र इतना ही लोग मिल करके इन जैसे लोगों से लड़ रहे हैं। और यही नहीं, ये जो जर्मनी है, जापान है, नाक में दम कर दिए थे रशिया के, अमेरिका के। समझ में आ रहा है? तो कभी भी लड़ाई जो है ना, हिम्मत से होती है, क्षेत्रफल से नहीं। मतलब समझ ही रहे होंगे, जो डर गया सो मर गया, तो वो काम आपको भी नहीं करना है। तो ये तो समझ गए कि मित्र राष्ट्र कौन कौन है। तो ठीक, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड
ए फॉर अमेरिका, एस फॉर सोवियत संघ, बी फॉर ब्रिटेन, एफ फॉर फ्रांस। कंप्लीट। चलिए, तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ए, एस, बी, एफ कर रहे थे और उनको तो मैं आपको मैप में दिखा दिया। बात करते हैं 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्र के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मतलब 39 से 45 तक चलता है, ये तो आप भी जानते हैं। 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ये वर्ल्ड वार क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मित्र राष्ट्र जैसा कि मैंने बताया आपको, एसबीएफ, धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के दोनों, मैंने इन सबको बता दिया है अभी मैप में आपको। छोटे छोटे देश थे, इनके हाथ में थे, ये धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है। मित्र राष्ट्र कौन हो गए, एएसबीएफ। इस युद्ध का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, अब एशिया जो है उसके दक्षिण पूर्व में, मतलब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है इसमें एक देश तो शामिल नहीं थे। आप देखे थे कि यहां से एक आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पूरे एशिया की बात करें तो एशिया का ये दक्षिण पूर्वी कुछ इधर से देश आ जा रहे हैं, जैसे चाइना भी उस समय इसमें आगे चल करके शीत युद्ध में भाग लिया था। तो इसको ले तो ये देखिए, अगर हम एशिया को ठीक बीचों बीच बांट दें तो एशिया के ठीक ये दाएं हाथ अर्थात पूर्वी, और अगर ऐसे बांट के देखें तो नीचे है तो मतलब दक्षिण, तो ये होगा दक्षिण पूर्व एशिया। बाकी इधर वाले तो भाग ले ही रहे हैं, रशिया उसमें खुद मिला हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, वर्मा और भारत के कुछ पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से तक थे। मतलब इस युद्ध का विस्तार आपको चाइना भी आ जा रहा है इसमें आपको म्यांमार भी आ जा रहे हैं, समझ गए। तो भारत के ये जो आपको ये सब क्या है, पड़ोसी देश हैं, तो ये लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लड़ाई केवल एक देशों तक सीमित नहीं थी और इसीलिए अलग अलग देशों का एक साथ लड़ने के कारण इसे विश्व युद्ध कहा गया। साथ ही ये जो शीत युद्ध था, यह भी युद्ध, इसका विस्तार छोटे मोटे जगहों तक नहीं था। आप देख रहे हैं कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ रहा है। बात करते हैं पहला विश्व युद्ध की। अच्छा, एक चीज बताइए, ये क्यूबा है और ये अमेरिका है। यहाँ पर रशिया मिसाइल तैनात करता है, बट कब करता है, याद रखिएगा 1962 में करता है। कब करता है, 1962 में। 62 से याद रखिएगा कि पूरा हठ करने लगता है, हठ करता है, और शठ का मतलब ही हठ ही होता है, याद रखिएगा। तो 62 में ही उसने हठ किया था कि अमेरिका तुमको तो ले गए हो भाई, ले गए तुमको। तो ये भी मत भूलिएगा कि जब अमेरिका के करीब वाला जो एक द्वीप था क्यूबा, इस पर मिसाइल तैनात रशिया ने किया था, बट कब किया था, तो 1962 में किया था। और इसका जो आंच दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, वर्मा, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से, ये सभी के ऊपर इसका आंच आया था। बात करते हैं पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 39 से लेकर 45, ये आप पहले से पढ़े होंगे और आपको पता भी होगा। अब 45 में चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए परमाणु बम जिम्मेदार होता है। परमाणु बम जो कि अमेरिका गिराता है, ठीक है, अमेरिका गिराता है। तो कब गिराता है, 45 में ही, अगस्त 45। कितना अगस्त, 6 अगस्त, याद रखिएगा। 6 अगस्त और एक 9 अगस्त याद रखिए, यानी कि ठीक 3 दिन बाद। एक 8 बजे और इसमें में 3 घंटा जोड़ दीजिए तो 11 बजे, दूसरा 11 बजे। देखिए यहाँ, तो अगर यहाँ पर हम कुछ चीजें देखें तो ध्यान से देखिएगा।
जब अमेरिका परमाणु बम गिरा रहा है तो पहला परमाणु बम गिरा रहा है 6 अगस्त 1945 को, अगला गिराएगा 9 अगस्त, उसमें 3 जोड़ दिया गया। पहला जो बम सुबह के 8 बजे गिराता है, दूसरा बम ठीक 8 में 3 जोड़ दीजिए 11 बजे गिराता है। क्लियर? पहला जो बम गिराता है वो हिरोशिमा पर गिराता है, क्योंकि जानते हैं ना, जो सबसे ज्यादा हीरो बनता है ना, पहले उसी की वाट लगती है। तो अमेरिका पहला बम हिरोशिमा पर गिराता है। दूसरा बम नागासाकी पर गिराएगा। पहला बम हिरोशिमा पर, जो हीरो थे उनको जीरो बना दिए, फिर बोले ओए नाग आओ तुमको भी डसते हैं फिर से हम। तो दूसरा जो बम था वह नागासाकी पर गिराया। पहला हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। पहला 8 बजे, दूसरा 11 बजे। ओके, पहले वाला जो बम था वो B-29 था, दूसरे वाला थोड़ा बड़ा था, यानी कि फैट मैन। फैट यानी कि क्या होता है? मोटा होता है, फैट मैन। तो दूसरा वाला, पहले वाला बम गिराया जर्मनी, स्वाहा, ठीक है। लेकिन अभी भी वे लोग क्या सरेंडर करने को, युद्ध रोकने को तैयार नहीं थे, तो उससे मोटा बम गिराया गया। इसलिए ऐसे याद रखिए कि जो दूसरा बम था वो फैटमैन था, जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरा चीज आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, जैसे आप जान रहे हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। लिटिल बॉय नाम है छोटा, तो ये पहले छोटा बम गिराया था कि कहीं मान ले बेटा। तो पहला जो बम गिरा था वो लिटिल बॉय गिरा था, और ये पहला बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा पर। बट नहीं माना तो लिटिल से काम नहीं चलेगा, अब आया फैटमैन, और ये कहाँ गिरा? नागासाकी पर। कहाँ गिरा? नागासाकी पर गिराया। ओके, चलिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपका कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। लिटिल बॉय जो बम था वो 15 किलो का, जबकि 21 किलो का था जो फैटमैन था। फैटमैन परमाणु बम वो 21 किलो का था। पहला परमाणु बम कब? 6 अगस्त को, 6 अगस्त। सेकेंड वाला कब गिराया जाएगा? तो ठीक 9 को। पहले वाला का टाइमिंग क्या था? 8 बजे। दूसरे वाला का टाइमिंग क्या था? 11 बजे। पहले वाला जो बम था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। दूसरे वाला का क्या नाम था? फैटमैन। ओके, ये सब कुछ बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपका हम कंप्लीट कराएंगे। पहला जो था 15 केजी का था पहला बम, दूसरा वाला बम 21 केजी का, 15 और 21। चलिए, अगला है कि 1950 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलो टन था। अब आप तो जानते हैं कि पहला बम गिराया जा रहा है 1945 में 6 अगस्त। तो अब आप कहेंगे कि 50 के दशक में, यानी कि 50 से आगे 60 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ये लोग परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 1950 में ही कर रहे थे, उससे पहले ही अमेरिका बना लिया था और 45 में गिरा भी चुका था, लेकिन वो छोटे छोटे बम थे। अब ये लोग जो बना रहे थे ना, ये 10 से 15 हजार किलो टन का इतना बड़ा बड़ा बम का ये लोग क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। अब यहाँ पर एक अपरोध शब्द मिलता है, मुझे नहीं लगता है एग्जाम में आएगा, बट अपरोध का मतलब होता है कि डर। जैसे रशिया को भी तो डर था ना जी, ठीक है, हम उस पर ज्यादा मतलब कोहरा मचाएंगे, कहराम कहराम कर देगा, त्राहिमाम, बट वो भी तो कुछ ना कुछ हम पर करेगा ना जी, तो हम भी तो बर्बाद हो रहे हैं ना। तो यही जो कारण है कि भैया एक हम ही थोड़ी ना करेंगे, वो कमजोरी है तो क्या हुआ, कुछ तो मेरा नुकसान वो भी करेगा, और इस वजह से युद्ध को टालना कहलाता है अपरोध, अपराध नहीं,
अपराध मतलब हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं, यहाँ पर तो गलती करने से बच गए भाई साहब, तो इसीलिए इसको अपरोध कहेंगे, ऐसे याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश में अमेरिका का पक्ष दिया। तो आप जानते हैं पश्चिमी जो देश थे अमेरिका का हेल्प करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। पूर्वी की बात करेंगे तो सोवियत खेमे में शामिल होंगे, और इसलिए इस खेमों को हम पश्चिमी या पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। पूर्वी गठबंधन जैसे ही बात होगा पूर्वी का रशिया हो जाएगा, जैसे ही बात होगा पश्चिमी का अमेरिका को ले लीजिएगा। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को, अब जो पश्चिम मतलब क्या होता है, वेस्ट, तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, और 1949 में, मतलब 45 में तो कह रहे अमेरिका अटैक कर ही दिया था परमाणु बम से, 49 में जो पश्चिमी देश थे, जैसे यूरोप के पश्चिमी भाग के जो भी देश हो गए और बाकी जो भी देश हो गए, ये क्या किए, नाटो एक संगठन बनाए, नाटो, NATO। N से हो जाएगा नॉर्थ, S से हो जाएगा अटलांटिक, T से ट्रीटी, आप समझ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग एक नया संगठन का रूप दिया, और 1949 में उत्तर अटलांटिक, उत्तर मतलब नॉर्थ, अटलांटिक का अटलांटिक, संधि का ट्रीटी कर लीजिए, और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, तो OTAN, नाटो कहाँ गया, नाटो, OTAN, यानी कि इधर से चलिए तो नाटो हो गया। तो ये लोग मतलब जो यूरोपीय जो देश थे, कौन से, पश्चिमी, ये किसके संपर्क में, अमेरिका के, और अमेरिका के केवल कांटेक्ट में नहीं हो रहे हैं, ये एक नाटो संगठन बनाते हैं, और इस संगठन में जो भी कंट्रीज थे उनका पहला प्राथमिकता था कि हम पर कोई भी अगर अटैक करे तो हम किसी भी, अगर उसमें अगर 30 देश शामिल होते हैं तो ये 30 देश में से किसी भी देश पर अगर कोई भी देश अटैक करता है तो हम ये मानेंगे कि ये उस देश पर अटैक नहीं, ये हम पर अटैक हुआ है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना तगड़ा संगठन बन रहा है, और ये कब बन रहा है, 1949 में, यानी कि ठीक 1950 के एक साल पहले 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, और ये लोग पहले ही मीटिंग कर ले रहे हैं एक साल पहले, तो इससे याद रखिएगा, ठीक है। तो नाटो, NATO, इसका संगठन कब हो रहा है, 1949 में। नाटो की स्थापना हुई जिसमें भारत देश शामिल थे। भारत नहीं, यहाँ पर 12 कर लीजिएगा लोग। नाटो की जब स्थापना हो रही है तो उसमें कितने कंट्री आ रहे हैं, 12 कंट्री शामिल थे। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन, जैसे ये तो पश्चिम वाले हो गए जो अपने आप को बोले नाटो, तो पूर्वी वाले भी अपना गठबंधन किए और उसका नाम रखे वारसा। वारसा, क्या नाम रखे, वारसा। तो एक क्या हो गया बच्चों, नाटो, जो पश्चिमी वाले हैं, और पूर्वी वाले कहते हैं आओ वर्षा कराते हैं बमों की वर्षा, तो एक वारसा। हालांकि ये 1949 में, और ये थोड़ा लेट होता है यार, 1955 में, याद रखिएगा, एक 49 और दूसरा 55 में। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। पूर्वी, पूर्व समझ रहे हैं ना, इधर, दक्षिण नीचे, और पूर्व एशिया, यानी कि ये एशिया की बात हो रही है, याद रखिएगा। यूरोप की अगर आप बात करेंगे ना, तो यूरोप, अगर ये यूरोप है तो पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप रशिया के साथ। तो पूर्वी, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन अर्थात सीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, सीटो। तो सीटो अमेरिका का एक संगठन
किसके साथ कर रहा है? पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया। पूर्वी इधर, दक्षिण पूर्व इधर और पश्चिम इधर, यानी कि ऊपर वाला भाग छोड़कर के बाकी सभी एशियाई देशों में ये क्या कर रहा है? अपना गठबंधन बना रहा है। और इसको क्या कहेगा? सीटो। आओ भैया, तुमको क्या करेंगे? सीट देंगे हम। क्या हो जाएगा? ये सीटो हो जाएगा, याद रखिएगा, सीटो। तो ये नाटो तो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीटो, और सीटो में नाटो किसके लिए, किससे रिलेटेड था? यूरोपीय कंट्री से। लेकिन सीटो किसके लिए? अरे कुर्सी किसको मिलेगा? हमारे महादेश को मिलेगा, यानी कि एशियन देशों से लेकर के। एशियन देशों के बीच में जो गठबंधन हुआ था उसको इसने नाम दिया था सीटो। तो सिंपल बात है, केंद्रीय संधि संगठन को सेंटो कहा गया। तो एक सीटो, सीटो और एक सेंटो, ये दोनों गठबंधन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, बस ये याद रखना है। तो अमेरिका का कितने हो गए? एक तो नाटो, एक सीटो, और एक सेंटो। ठीक है। लेकिन एक चीज और सोचने वाली बात है कि रशिया इतना पावरफुल कंट्री कैसे आखिर एक दिन टूट गया? दोनों महाशक्तियां कोरिया में 1950 से 53 के बीच में, जबकि बर्लिन में 58 से 62 के बीच में, कांगो में 60 के दशक के शुरुआत में, और कई अन्य जगह पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुके थे। मतलब बात करें 45 में जाकर के वर्ल्ड वार खत्म होता है, और ये 50 से ही आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोरिया में पहले लड़ लेते हैं 50 में, यानी कि जैसे ही 45 में वर्ल्ड वार खत्म होता है, 5 साल बाद 50 में ये सबसे पहले कोरा में जाकर लड़ाई करते हैं। इकोरा में, कोरिया। 50 से 53। बात करें तो 58 से 62 कांगो में हुआ। कहाँ हुआ? कांगो, कोरिया, कांगो, बर्लिन। कांगो में 60, सॉरी 1 मिनट, तो 3 जगह हुआ, याद रखिएगा। एक हुआ बर्लिन, एक हुआ कांगो, ठीक है, और एक हुआ कोरिया। बर्लिन की बात करें तो बर्लिन की, अगर हम बर्लिन की बात करें तो 58 से 62 तक। कांगो की बात करें 60 में, और अगर कोरिया की बात करें तो 50 से 53। ठीक है। मतलब अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको उतना ध्यान में मत दीजिएगा। मतलब ये चीज है कि जैसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वार समाप्त होता है, ये लोग अब आपस में ही स्टार्ट चालू कर देते हैं। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक विभाजित है, ये आपको पता होगा। कोरिया चलिए दिखाते हैं, दक्षिणी कोरिया, कोरिया 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 यहाँ है। ये देखिए चाइना है, रशिया, और यहीं पर ये है नॉर्थ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया। ये आज भी आपस में लड़ते ही हैं। ये हो गया आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो अब तक हमने कितने दुनिया को देखी? 2 दुनिया। पहला दुनिया अमेरिका, सेकंड जो दुनिया था रशिया,
एक तीसरे दुनिया का रचना हो रहा है, जो कि यूगोस्लाविया, भारत जैसे देश मिलकर करते हैं। इसको क्या कहते हैं, घाना वगैरह देश बीच में आते हैं। इसको कहते हैं कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, और ये लोग गुट निरपेक्षता अपनाते हैं, मतलब हमको किसी की तरफ से नहीं रहना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि ये पूरी तरह से कट आउट हो जाते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी को क्या मतलब बोले अन्याय कर रहा है तो वहां पर ये लोग लड़ते हैं, और जहां पर अपनी फिर बात आती है वहां पर भी ये लोग किसी न किसी पक्ष का साथ दे देते हैं। लेकिन फिर भी इनका पूरा भरसक प्रयास रहता है कि हम गुट में, किसी के भी गुट में ना जाए, हम निरपेक्ष रहेंगे। और जितने भी डेवलपिंग कंट्री है जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उनके लिए गुट निरपेक्षता ही सही है, क्योंकि वो जिधर भी जाएंगे पिसाना ही पिसाना है। तो टोटल पॉइंट है हमारा 41 तक, और आज हम लोगों ने पॉइंट कंप्लीट किया 22 तक, 22 और 1 इधर 23 तक। तो हम लोग को कल से यहाँ पढ़ेंगे। तब तक क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।